नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। एक समय था जब अस्थमा के मरीजों की संख्या बहुत कम थी। ऐसा कहें कि गिनी जा सके उतनी संख्या थी। मगर जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता गया और वैसे वैसे वातावरण में जिस तरह बदलाव आते गए, अस्थमा के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती रहती है। अस्थमा की बात आती है तो पॉल्यूशन, मौसम और बहुत सारी चीजें उसमें काम कर जाती हैं। आम इंसान ये सोचता है कि मेरी सांस फूलने लगती है, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, तो फौरन घबरा जाता है और सोचता है मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है। हालांकि ये सारे मिथ्स होते हैं, इसीलिए हमें डॉक्टर के पास में जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मगर हम हमारी सोच के साथ चलते हैं और बहुत देर हो जाती है और डॉक्टर के पास जब हम पहुंचते हैं बीमारी बड़ी हो गई होती है। इसी के लिए हम आज आपको बताने वाले हैं हेल्दी लंग्स हेल्दी लाइफ के बारे में। और हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हैं वो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मनोज यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर मनोज यादव चेस्ट फिजिशियन है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और इससे पहले कई बार हम उनके साथ में इसी मुद्दे पर और दूसरी बीमारियों के लिए बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हेल्दी लंग्स हेल्दी लाइफ के बारे में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब कि एक आम व्यक्ति अस्थमा को कैसे जाने, कैसे समझे? जी, अस्थमा जो रोग है वो काफ़ी कॉमन है जी। पहले जैसा आपने बताया कि काफ़ी कम लोगों में होता था, लेकिन वातावरण, खान पीन और काफ़ी कारणों से ये अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले अस्थमा को बहुत ही ऐसा रोग माना जाता था कि लोग सुनने को तैयार नहीं है, एक लेबल लगा दिया अस्थमा का तो डर जाते थे। आज थैंकफुली लोग अब अस्थमा को समझते हैं कि गंभीर बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं है और उसका ट्रीटमेंट भी लेने को तैयार है। अस्थमा की बीमारी में होता क्या है कि जो श्वास नली है वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है और उसमें सूजन आ जाती है। सो किसी चीज़ की एलर्जी हो तो ये संवेदनशील श्वास नली है तो उसमें सूजन आसानी से आती है और श्वास नली सिकुड़ने लगती है और उसमें म्यूकस सिक्रीशन होता है। इन सभी की वजह से पेशेंट को खांसी आती है, कभी कभी बलगम निकलता है और उसको श्वास लेने में तकलीफ होती है। ये जो लक्षण हैं ये पेशेंट को शुरुआत में रात को आ सकते हैं या दिन में आ सकते हैं और कुछ समय, कुछ मिनट, कुछ घंटों के बाद अपने आप या दवाई से चले जाते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती रहती है और जिस कारण से हो रही है, जिस एलर्जन से हो रही है, यदि वो पेशेंट के कांटेक्ट में रहता है, पेशेंट उसके कांटेक्ट में रहता है, जैसे खान पीन हो या वातावरण हो, तो ये लक्षण बढ़ते जाते हैं और बीमारी बढ़ती जाती है। जी, इसके लिए कोई उम्र होती है सर? ये किसी भी उम्र में हो सकती है, बट अधिकतर केस में ये बचपन में और एडल्टहुड में इसमें पाई जाती है। बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा एल्डरली में, जैसे 60-70 की उम्र में होती है। 60-70 की उम्र की आप जैसे आपने बात की या बच्चों को बात आप बता रहे हैं, तो ये दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं? जी, लक्षण सभी में सेम होते हैं, लेकिन बच्चों में ऐसा बताएंगे कि बच्चों को सर्दी खांसी होती है और वो सर्दी खांसी छाती में चली जाती है और काफी टाइम तक रहती है या फिर बार बार होती है, खासकर सीजन बदलता है तब। तो ये बच्चों में और बड़ों में ऐसा होता है। जो ज्यादा उम्र वाले पेशेंट हैं उनमें खांसी शायद इतनी ना हो, लेकिन उनको श्वास की तकलीफ ज्यादा होती है, चलने पे श्वास फूलना। अब ये पेशेंट क्या होते हैं कि ये दर्दी उम्र होती है तो वो सोचते हैं कि भाई हमारी उम्र की वजह से है, या फिर इनको साथ में ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई ये बीमारी हमको इन कारण से होती है। इसलिए कुछ ऐसे पेशेंट्स हमारे पास देर से आते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया। डायग्नोस कैसे होता है सर? क्योंकि आम इंसान ये सोचता है कि सर्दी खांसी, जैसे आप भी बता रहे हैं, तो कैसे डायग्नोस करें? तो अस्थमा का जो डायग्नोसिस है उसके लिए हम चेकअप जो है वो जरूरी है। जब पेशेंट को तकलीफ होती है तो हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो फेफड़े में रोंका करके सुनाई देते हैं। तो एक क्लिनिकल सस्पिशन होना चाहिए और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम इसको जांच करके और डायग्नोसिस कर सकते हैं। मगर ज्यादा बेहतर और सही तरीका है पीएफटी करना, जिसको हम स्पायरोमेट्री भी कहते हैं। इस जांच में पेशेंट को कंप्यूटराइज टेस्ट होता है जिसके अंदर पेशेंट एक मशीन में श्वास अंदर लेकर बाहर निकालता है। एक नॉर्मल इंसान की जो कैपेसिटी है वो उसकी हाइट, एज, लिंग, इसके हिसाब से डिसाइड की जाती है। उसकी यदि कैपेसिटी मान लीजिए 3 लीटर है
तो उस 3 लीटर हवा जो वो अंदर लेता है उसमें से 80% बाहर पहले सेकंड में निकलनी चाहिए। यदि ये हवा का प्रवाह कम होता है, धीरे निकलती है, कम निकलती है, तो फिर उसको हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर या वेरी सीवियर कैटेगरी में डायग्नोस करते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये टेस्ट करते हैं उस समय कई पेशेंट तकलीफ में होते हैं और उस समय ये टेस्ट खराब आ सकता है और कुछ दिनों की दवाई से ये टेस्ट नॉर्मल तक भी आ सकता है। तो ये टेस्ट बार बार करके पेशेंट को लेबल किया जाता है कि उसको माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। क्या ट्रीटमेंट दी जाती है जैसे मरीज को राहत हो, कंट्रोल कर सके अस्थमा की ये बीमारी को? तो अस्थमा के जो इलाज है उसमें यदि ट्रीटमेंट है उसे 2 चीजों में बांटा जा सकता है, एक प्रिवेंटर और एक रिलीवर। रिलीवर मतलब पेशेंट को तकलीफ हो रही है, दवाई दो और उसको सांस लेने में तकलीफ कम हो जाती है। ये यूजुअली साल्बुटामोल टैबलेट्स जो पहले यूज होती थी या साल्बुटामोल के पंप वगैरह जो इनहेलर्स हैं वो दिए जाते हैं और इमरजेंसी में नेबुलाइजर भी दिया जाता है। जो प्रिवेंटर है तो प्रिवेंटर में एलर्जी की दवाई और स्टीरॉइड्स। अब यहाँ पे मैं स्टीरॉइड बोलूंगा तो कई लोग घबरा जाते हैं, तो यहाँ स्टीरॉइड जो है इमरजेंसी में इंजेक्शन से या गोली के फॉर्म में दिया जाता है, बट जो इमरजेंसी ना हो तो फिर पेशेंट को प्रिवेंटिव थेरेपी की तरह उसे इनहेलर में दिया जाता है। जी, इनहेलर की आपने बात की तो ये आदत हो जाती है लोगों को, एडिक्शन एक तरीके का कह सकते हैं, ऐसा होता है क्या? ये जो आपने बताया ये काफी पेशेंट्स, इनको ये डर रहता है कि इनहेलर जब भी लेंगे तो उसका एडिक्शन हो जाएगा, उसकी आदत पड़ जाएगी। तो गायत्री जी आप ये समझिए कि जो इनहेलर है वो सिर्फ दवाई फेफड़े तक पहुंचाने का एक जरिया है। जैसे कोई तंबाकू खाएगा तो वो बीड़ी से भी पी सकता है, वो छींकनी भी यूज कर सकता है और वो पड़ीकी बना के खा भी सकता है, ठीक है ना। और इससे उसको उत्तेजित या उसको अच्छा लगेगा। इसी तरह से जो इनहेलर है वो सिर्फ जो दवाई है उसको फेफड़े तक पहुंचाता है और ये इसकी मात्रा माइक्रोग्राम में होती है। इस माइक्रोग्राम के बदले यदि पेशेंट को गोली लेने की जरूरत पड़ी तो वो गोली मिलीग्राम में होगी और उससे पहले पेट में जाएगी, पेट में से खून में से उसका कोई भाग फेफड़े तक पहुंचेगा तो बाकी का भाग कहाँ गया? बाकी के शरीर में, और बाकी शरीर में जाएगा तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। इनहेलर का प्रॉब्लम कहाँ आता है जी? तो आप समझिए कि गोली हमने खाई, मुंह में रखी, पानी पिया, सीधा पेट में जाएगी। इनहेलर की टेक्निक जो है वो सही होनी चाहिए जी। लोग क्या करते हैं कि पंप ठीक से लेते नहीं है, कैप्सूल ठीक से लेते नहीं है, तो दवाई का जो डोज है हम जो बताते हैं वो डोज पूरा फेफड़े तक पहुंचता नहीं है। अब आप समझिए कि यदि डॉक्टर ने आपको एक गोली खाने को बोला और आप आधी खाएंगे तो उसका असर तो होगा नहीं। इसी तरह से पंप यदि आपने ठीक से नहीं लिया तो उसका असर नहीं होगा। अब नहीं असर होगा तो आपको बार बार लेना पड़ेगा। बार बार लेने का मतलब आपको लगता है कि इसकी आदत पड़ गई जी। ठीक से नहीं लिया का क्या समझे कि ठीक से नहीं लिया, उनको लेना नहीं आता होता है क्या? उसके ड्यूरेशन फिक्स होते हैं किस तरह से? जी, तो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं जी, क्लच छोड़ते हैं और एक्सीलरेटर दबाते हैं, उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए एक के बाद एक। इसी तरह से इनहेलर जब लेते हैं तो उसे ऐसे हिलाकर दबाते हैं तो जब उसमें फ्यूम निकलता है उसी टाइम श्वास खींचना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, दबाते हैं और उसी में फूंक मारते हैं, आधी से ज्यादा दवाई बाहर निकल जाती है, या फिर पंप दबाने के टाइम पे उसी टाइम पे श्वास नहीं खींचते हैं। दूसरा जो ड्राई पाउडर इनहेलर होता है जो कैप्सूल वाला है वो इससे लेना इजी है, लेकिन उसमें भी पेशेंट पूरी तरह से खींचते नहीं है, धीरे धीरे खींचते हैं तो फिर दवाई अंदर नहीं जाती है। इन सब के बारे में मैंने एक हमारा जो पहले इंटरव्यू हुआ था कुछ साल पहले वो पूरा बहुत डिटेल में बताया है और उसका लिंक आप मेरे यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मनोज यादव के नाम से, तो उस पे आप ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि टेक्निक आना जरूरी है, टेक्निक समझना जरूरी है हर पेशेंट को, ताकि वो आदत में तब्दील ना हो और ऐसा लगे कि मुझे ठीक नहीं है और बार बार वो लेंगे तो फिर उनको ऐसा लगता है कि आदत पड़ गई है, एडिक्टेड हो गया हूं या हो गई हूं, मरीज को ये लगता है। तो एक कारण ये है कि भाई उनको पेशेंट को टेक्निक नहीं आती है जी। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट की कंडीशन सीवियर है, लेकिन डॉक्टर को सबसे पहला शब्द बोलेगा सब ज्यादा भारी दवाई मत देना, तो डॉक्टर फिर उसको जो डोज देना चाहिए या तो उससे कम देगा या फिर पेशेंट खुद ही, जैसे मैं कहता हूँ पेशेंट, काफी पेशेंट होते हैं हमारे जिसको हम बोलते हैं भाई इसको दिन में 2 बार कम से कम 1 महीने तक लेना। आप मानेंगे नहीं, लगभग 70-80% पेशेंट ऐसे होते हैं जो अगली बार महीने 1.5 महीने बाद आते हैं तो बोलेंगे कि हमने 5-10 दिन ठीक से ली, उसके बाद हम 1 बार ले रहे हैं या फिर हम जब तकलीफ होती तब लेते हैं, ठीक है ना। सो
पेशेंट खुद ही अपने आप डॉक्टरी करता है, अपने आप उसके जो डर हैं, आपने जैसा बताया डरते हैं, तो अपने आप कम लेते हैं। इसमें क्या होगा कि पेशेंट को कुछ परसेंटेज तक उसे या कुछ राहत हो जाएगी सिम्टम्स में, उसकी खांसी श्वास कम हो जाएगा। लेकिन ये जो दवाइयां हैं ये रोग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भी दी जाती है, सिर्फ लक्षण को दबाने के लिए नहीं। तो जो अंदर जो संवेदनशील जगह है श्वास नली, उसका जो इन्फ्लेमेशन है वो कभी कम नहीं होता है। आपको मैं कुछ उदाहरण बताऊं तो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो अपने आप हफ्ते में 2-3 बार लेते थे। उन पेशेंट को हमने काफी काउंसलिंग करने के बाद हमने बताया कि आप पूरा 1 महीना रेगुलर लीजिए, आपको तकलीफ हो या ना हो। उसके बाद वो कई महीनों तक और कुछ पेशेंट कई सालों तक उनको पंप लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उनका केस क्या था कि भाई थोड़ी सी तकलीफ थी लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रही थी। ऐसे केस होते कम है, पर यदि पंप कुछ महीने या कई साल तक बंद हो जाते हैं तो उससे बड़ी बात क्या है। जी, यानी खुद को डॉक्टर नहीं बनना है, आप मरीज हो, मरीज ही रहे, और डॉक्टर ने जो कहा है उसे फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर साहब, ठीक है, उसके बाद भी इनहेलर लेने की जरूरत मुझे पड़ेगी, ये एक सोच बैठ जाती है हर मरीज के मन में, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये क्वेश्चन अगेन पेशेंट्स हमसे पूछते हैं क्यों लेने की जरूरत है। और कब हम डिसाइड करें कि पंप बंद करना है। जी। तो जैसा मैं करता हूं कि भाई हमने पहले स्पायरोमेट्री करी, उसमें पता चला कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन है, और एक डोज या कोर्स हम देते हैं। पेशेंट को वो कोर्स लेना है, उसके बाद कुछ महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद, और क्लिनिकल चेकअप के हिसाब से हम वो टेस्ट फिर से करते हैं। वो टेस्ट में यदि अच्छा आता है, नॉर्मल आता है, तो फिर हम पेशेंट की दवाइयां बंद भी कर देते हैं या उससे धीरे धीरे कम करने को बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स को इस प्रोसेस में 4-6 महीने लगते हैं, कुछ को कई साल लगते हैं। यदि पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब है तो वो चाहे या ना चाहे, मैं चाहूं या ना चाहूं, दवाई उसे लेनी होगी। लेकिन जो पेशेंट रेगुलर दवाई भी लेते हैं, चेकअप के लिए आते हैं और उसका पीएफटी सुधर जाता है, तो उसकी दवाइयां बंद हो जाती है। इससे बड़ी बात और क्या है। जी। और फिर वापस जब सीजन बदलता है या कुछ सालों बाद आता है तो फिर से शुरू कर सकते हैं। ये उसके नसीब पर है। 2 मरीज को एक तरीके की ट्रीटमेंट दी जा रही है, एक को उसको राहत होती है बीमारी में और एक की परेशानी कम नहीं होती है, ऐसा क्यों? जी, हमारे जो टीचर्स हैं हमारे बुक्स में लिखा है कि नो 2 पेशेंट्स आर सेम, जैसे नो 2 इंडिविजुअल्स आर सेम। अच्छा। तो दोनों पेशेंट की यदि शुरुआत में जब हमारे क्लिनिक में आते हैं, दोनों के लक्षण सेम है, दोनों की परेशानियां सेम है, दोनों के पीएफटी सेम है, ब्लड रिपोर्ट सेम है, अब हम दवाई देते हैं तो दोनों को रिस्पांस आएगा। लेकिन हम जो एडवाइस भी देते हैं तो उसमें एक पेशेंट फॉलो करेगा, दूसरा फॉलो नहीं भी करे। जैसे खाने पीने में, जैसे धूल मिट्टी धुएं से दूर रहना, तो फिर दूसरे पेशेंट को तकलीफ चालू रहेगी। या फिर उस पेशेंट को दूसरी साथ साथ में तकलीफें हो सकती है, जैसे साइनोसाइटिस है, राइनाइटिस है, एसिड रिफ्लक्स है, साइकोलॉजिकल है। आप मानेंगे नहीं कितने पेशेंट को साइकोलॉजिकली मतलब स्ट्रेस में रहते हैं और उनका अस्थमा कंट्रोल नहीं होता है। काउंसलिंग करो उनको तो उसके बाद उनको फर्क पड़ता है। तो ये बोलते हैं इनको कोमॉर्बिडिटीज, तो इनका भी इलाज करना जरूरी है। ऐसे पेशेंट्स को हम डिफिकल्ट टू ट्रीट अस्थमा कहते हैं, जिनको हम दवाई का कोर्स अच्छी तरह से देते हैं, पेशेंट दवाई भी ठीक से ले रहा है, लेकिन उसकी दूसरी बीमारियों के बारे में हमको पता कम रहता है। तो इन सब का वर्कअप करना जरूरी है, और जब तक वर्कअप नहीं करते हैं तब तक इनको डिफिकल्ट अस्थमा या डिफिकल्ट टू ट्रीट अस्थमा का लेबल ये डायग्नोसिस करते हैं। आप कह रहे हैं डिफिकल्ट अस्थमा, तो डिफिकल्ट अस्थमा, सीवियर अस्थमा, क्या फर्क है, कैसे जानेंगे? जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेशेंट को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और पेशेंट कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसके लक्षण कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, उसका पीएफटी ठीक से नहीं हो रहा है, पेशेंट बार बार आ रहा है, उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, भाग दौड़ नहीं सकता है जी। तो जब हम उसको इनिशियली डिफिकल्ट अस्थमा कहेंगे और उसके ये सब कारण हैं वो ढूंढेंगे जी। एक बार हमने कारण ढूंढ लिए और उन कारणों का भी इलाज कर रहे हैं, उसके बाद भी उस पेशेंट को यदि हम दवाइयां ठीक से दे रहे हैं, पंप फुल डोज में दे रहे हैं, हाईएस्ट डोज हम जो दे सकते हैं, एड ऑन थेरेपी जैसे मोंटेलुकास्ट, फेक्सोफेनाडिन या एलर्जी की जो दूसरी दवाइयां हैं, लियोसेट्रिजिन, ये दवाइयां दे रहे हैं, टायोट्रोपियम करके जो पूरा ग्रुप ऑफ इनहेलर्स हैं वो दे रहे हैं, इप्राट्रोपियम वगैरह जो भी ग्रुप जिसको एड ऑन थेरेपी कहते हैं जी। ये सब दे रहे हैं। उसके बावजूद भी और पेशेंट हमारी सब बात मान रहा है,
खान पीन से लेके तो रहन सहन सब कुछ, फिर भी यदि वो कंट्रोल में नहीं आता है तो हम उसको सीवियर अस्थमा का डायग्नोसिस करेंगे। काफी मरीज स्टीरॉइड से डरते हैं जी, और स्टीरॉइड का बात आते ही आपने शुरू में भी जिक्र किया कि जैसे स्टीरॉइड बोलते हैं लोगों को डर रहता है, लोग उससे न डरें और कितनी सही है उसके बारे में बताइए। जी, स्टीरॉइड जो एक दवाई है वो एक्चुअली हमारे शरीर में भी बनती है और स्टीरॉइड दुधारी तलवार है, दो धार वाली तलवार, तो उससे अच्छा भी होगा और उससे बुरा भी होगा। तो जहाँ जरूरत है वहाँ सही मात्रा में सही समय के लिए दी जाती है, लेकिन इसको यदि ज्यादा लें भले कम मात्रा में तो लंबे समय में वो पेशेंट को साइड इफेक्ट्स करती है। और जब पेशेंट इससे डरते हैं तो उनका डर काफी हद तक सही है, बट उन्हें ये समझना चाहिए कि स्टीरॉइड गलत तरीके से लिया तो नुकसानदायक है, सही तरीके से समय तक लेंगे तो वो एक्चुअली हेल्प करेगा डिजीज के लिए। तो अस्थमा में यदि कोई पेशेंट एक्यूट अटैक में आता है तो उसे स्टीरॉइड से ही फायदा होगा। पूरी दुनिया भर में ये ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। फिर आते हैं स्टीरॉइड्स रेगुलर बेसिस पे। तो यदि पेशेंट को कंट्रोल नहीं आ रहा है तो वो गोली खाता है। काफी सारे पेशेंट अपने पास के डॉक्टर से लेते हैं या फिर इवन फार्मासिस्ट से अपने आप लेते हैं, या आप मानेंगे नहीं, गांव-गांव में छोटी जगहों में छोटी छोटी पड़ी की आती है जो हर्बल ट्रीटमेंट या फिर घरगथ्थू ट्रीटमेंट ऐसा रहता है और उसमें सब में स्टीरॉइड होता है। तो ये जो स्टीरॉइड का डर है वो सही है क्योंकि इससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। पेशेंट के कैल्शियम कम हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है, हाथ पैर मुंह पे सूजन आती है लेकिन हाथ और पैर बिल्कुल वीक हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां आती है। अस्थमा का जब अटैक आता है उस समय शुरुआत में और कुछ दिनों के लिए जब स्टीरॉइड दी जाती है तो ये उसके लिए जान बचाने वाली दवाई है। लेकिन बाद में उसे कंटिन्यू यदि करते हैं तो इससे साइड इफेक्ट्स होंगे। तो इनिशियल अस्थमा का अटैक आने के बाद वो स्टीरॉइड्स बंद करना होता है और इनहेलर्स और अन्य दवाई ठीक से लेनी होती है। अब स्टीरॉइड जब मुंह से या इंजेक्शन से दी जाती है तो उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं और यहीं पे आता है इनहेलर का रोल। तो इसी तरह के स्टीरॉइड्स काफी कम मात्रा में इनहेलर में होते हैं। वो मात्रा इतनी कम होती है कि उससे लंबे समय लेने से नुकसान कुछ नहीं होता है लेकिन फायदे बहुत होते हैं और इस तरह के अटैक से बचते हैं। आप जैसे जिक्र कर रहे हैं इनहेलर और टैबलेट्स का, इसके अलावा लेटेस्ट ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो उसके बारे में बताइए। जी, सो स्टीरॉइड वाले इनहेलर, फिर दूसरी जो गोलियां हैं, दवाइयां हैं, एलर्जी की दवाइयां हैं और एड ऑन थेरेपी जैसे मैंने बताया, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ इनहेलर्स और टैबलेट्स। इसके अलावा जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है सीवियर अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए, सीवियर अस्थमा का मतलब सब दवाई ले रहे हैं और फिर भी पेशेंट को लक्षण है या बार बार इमरजेंसी में आ रहे हैं या फिर उन्हें लंबे समय तक स्टीरॉइड के बगैर नहीं चलता। स्टीरॉइड मतलब गोलियां भी खानी पड़ती है। सो कुछ पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे हर रोज स्टीरॉइड की गोली खानी पड़ती है, भले उसको साइड इफेक्ट होता हो तो भी। क्यों? क्योंकि उसके बगैर उसका अस्थमा बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आता है। तो ये बहुत ही सीवियर केसेस होते हैं। इन सभी पेशेंट्सों के लिए कुछ सालों में बहुत अच्छी दवाइयां आई है और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आए हैं। एक है ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी और दूसरी है बायोलॉजिक्स, जिसे हम लेटेस्ट ट्रीटमेंट, जिसमें हम लेटेस्ट एडवांस्ड ट्रीटमेंट कहेंगे। तो ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी और बायोलॉजिक्स। तो हम आज बात करेंगे बायोलॉजिक्स के बारे में। तो बायोलॉजिक्स जो दवाइयां हैं वो इंजेक्शन के रूप में दी जाती है और इससे जो पूरा जो अस्थमा का जो बोलते हैं कि कास्केड होता है, एलर्जी, पेशेंट को किसी चीज की एलर्जी हुई और लक्षण हुए, इस बीच हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं। इन मीडिएटर्स पे अफेक्ट करती है ये बायोलॉजिक्स। तो एक होता है एंटी आईजीई, दूसरा होता है एंटी ईओसिनोफिल्स। तो आईजीई जो रहता है वो काफी सारे अस्थमा पेशेंट्स में हाई होता है। तो आईजीई क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन ई। ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है कि भाई इस चीज की एलर्जी है और ये बढ़ता है। अधिकतर अस्थमा के केस में ये बढ़ा हुआ रहता है। इसके अगेंस्ट में एंटी आईजीई ट्रीटमेंट होता है ओमालिजुमाब। दूसरा होता है एंटी ईओसिनोफिल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर मेपोलिजुमाब और बेनोलिजुमाब दो दवाइयां मिलती है। तो जो आईजीई है वो ईओसिनोफिल को एक्टिवेट करते हैं, पूरा कास्केड होता है, इसमें ईओसिनोफिल्स एक्टिवेट होते हैं और जो डैमेज होता है शरीर में या श्वास नली में जो सूजन आती है वो ईओसिनोफिल्स की वजह से होती है। तो इन ईओसिनोफिल्स को रोकने के लिए दवाई दी जाती है, मेपोलिजुमाब या फिर बेनोलिजुमाब। जी, इसके साइड इफेक्ट्स हैं क्या कोई? जी, देखा जाए
तो ये इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट्स, किसी को रिएक्शन आ सकता है, किसी को लोकल साइट पे रेडनेस आ सकती है। बाकी ओवरऑल बहुत ही सेफ इंजेक्शंस हैं, बहुत सेफ दवाइयाँ हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर हैं जिन्हें अस्थमा की परेशानी, सारी दवाइयाँ ले रहे हैं तो भी ठीक नहीं हो रहा है, तब ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट यूज होती है, तो वो फिर सामान्य जीवन जी सकते हैं, उस कगार पर पहुंच जाता है मरीज। सो इन दवाइयों में ऐसा है कि जैसे एंटी-आईजी ट्रीटमेंट है, उससे मोर देन 50% पेशेंट्स को रिस्पॉन्स अच्छा आता है। यहाँ पेशेंट सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है जी, जो डॉक्टर पे निर्भर करेगा। और जो एंटी-आईजीई ट्रीटमेंट है उससे लगभग 60-70% से ज़्यादा पेशेंट्स को फायदा होता है और बहुत अच्छा फायदा होता है। जहाँ तक बात करें कि सामान्य जीवन शैली जी सकते हैं नहीं जी सकते, तो ये पेशेंट के कंडीशन या सीवियरिटी पे पता चलेगा। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो लंबे समय से स्टीरॉयड ले रहे हैं, ऐसे केस हैं जिनको इंजेक्शन दिया, आज की तारीख में स्टीरॉयड बंद है। कुछ ऐसे हैं जिनको कभी कभी लेना पड़ता है। दूसरी बात रही कि कुछ पेशेंट्स को स्टीरॉयड रेगुलर लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बस साल में 2-3 बार उनको जरूरत पड़ती थी, और पंप लेकिन उनको हाई डोज लेने पड़ते थे, जिसके बगैर उनको काम नहीं चलता था। उनको फिर भी रेस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल रहती थी। ये इंजेक्शन लेने के बाद उनको ना तो एडमिशन की जरूरत पड़ती है, ना स्टीरॉयड की जरूरत पड़ती है। हाँ, पंप और बाकी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी बेहतर हो जाती है। यानी इफेक्टिव है ये ट्रीटमेंट, काफी इफेक्टिव है, काफी। आप बहुत सिंपल भाषा में समझें तो यदि स्टीरॉयड जो रहता है वो आप 2-5 दिन 10 दिन देंगे और पेशेंट बहुत अच्छा फील करता है। बहुत अच्छा मतलब उसको लगेगा अस्थमा नहीं है जी। ये जो दवाई है वो उतना ही असर देगी, लेकिन स्टीरॉयड वाली साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होगी जी। ये ट्रीटमेंट के बारे में आप जो बात कर रहे हैं ये है बायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट जी, है ना। तो आपने अभी तक जिन मरीजों पे इसका इस्तेमाल किया है, क्या अनुभव रहा? जी, तो हमने ये तीनों तरह की जो दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस, वो यूज किए हैं। अब जो पेशेंट्स को यूज दिया है उसमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, लेकिन पहले से ज्यादा बेहतर उनकी कंडीशन है। ठीक है ना। आइडियली इनको लंबे समय तक दवाई देनी चाहिए, लेकिन बिकॉज ये दवाइयाँ महंगी हैं तो कुछ पेशेंट्स 6 महीने साल भर तक लेने के बाद बंद कर देते हैं। दूसरे जो पेशेंट्स हैं जिनमें जो मेपोलिजुमाब या बेनलिजुमाब यूज किया है, तो उन्हें भी इन दवाइयों से फर्क पड़ा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरी है। बेनलिजुमाब करके जो दवाई है उसके अभी तक हमने 4 पेशेंट को दिया है, और कुछ पेशेंट्स या जो पहला पेशेंट है उसने 4 डोज लेने के बाद जो अगले 3 डोज अभी तक मिस करे हैं, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन अच्छी है। दूसरे पेशेंट्स के अभी जो चल रहा है, लेकिन एक इंजेक्शन के बाद भी विद इन अ फ्यू डेज उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सुधर जाती है, एंड दे आर एबल टू लिव अ मच बेटर लाइफ, बहुत अच्छी जीवन शैली जी सकते हैं। एक पेशेंट ऐसा भी है जिनको इंजेक्शन दिया और उसको काफी रिस्पॉन्स आया, लेकिन हुआ क्या, हम मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क किया, उसकी धूल उड़ी और उसकी वजह से उनको फिर से अटैक आया। तो ये जो बेनलिजुमाब या मेपोलिजुमाब या ओमलिजुमाब, इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजिक्स हैं ये कोई कर्ण कवच नहीं है, ये आपको एक तरह की दवाई है जो आपको स्टीरॉयड ना लेने से बचाती है। तो आपको बाकी सब सावधानियां तो बरतनी है। आप ये सोचो कि ये महंगा इंजेक्शन ले लिया और आप कुछ भी खा पी सकते हैं, किसी भी वातावरण में जा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, धूल मिट्टी वाले में जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको जो सावधानी पहले रखनी थी वो आज भी रखनी है और आगे भी रखनी है, तभी आपको ये इंजेक्शन से फायदा होगा, आपका जीवन सुधरेगा, और बाकी जो दवाइयां हैं वो शायद आगे जाके थोड़ी कम हो सकती है जी। यानी लेटेस्ट ट्रीटमेंट से तकलीफ काफी कम हो जाती है। उसके साथ साथ में शर्त यह है कि जो प्रिकॉशन से आपको जीना है वो तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, है ना, वो तो रखना ही पड़ेगा। आपने बातों बातों में बता तो दिया कि महंगी है, बट फिर भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट जब महंगी होती है तो लोगों को एक डर सा रहता है कि इतना सारा पैसा खर्च करना है और साथ में प्रिकॉशन तो वैसे ही लेने हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो ये जो बायोलॉजिक्स हैं जी, तो इनका लगभग खर्चा आपको महीने का 10,000 से लेके 30,000 होता है। अब अलग अलग इंजेक्शन है, उसके अलग अलग देने का तरीका है, अलग अलग डोज है, वो जो पेशेंट अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, क्योंकि ओमलिजुमाब का अलग है, मेपोलिजुमाब अलग है, बेनलिजुमाब अलग है, लेकिन एवरेज कॉस्ट 10,000 to
30,000 रहता है। ऐसा कह सकते हैं कि अपनी जिंदगी और सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल, है ना। तो पैसे हम कमा रहे हैं, मगर उसके साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य के लिए अगर वो पैसे खर्च करें तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। तो महंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महंगा ये एक लेबल लगा दिया जाता है कि ये ट्रीटमेंट महंगी है, मगर स्वास्थ्य के सामने कुछ भी महंगा नहीं होता। वैसे सर, अस्थमा के पेशेंट को हम देखते हैं तो वो मास्क पहने हुए नजर आते हैं। आज हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं मास्क के साथ हर व्यक्ति घूम रहा है। तो कोविड और अस्थमा दोनों के बारे में बताइए, इसके रिलेशन के बारे में बताइए। तो अस्थमा और कोविड जी तो ये जो कॉम्बिनेशन है या ये दोनों बीमारी है, हम इसको 2 तरह से देखेंगे। जी। पहला कि जो मास्क लगाना शुरू किया है, तो हमारे पहले 2 साल में प्रैक्टिस में देखा जाए तो अस्थमा के पेशेंट्स जो रेगुलर अटैक आते थे वो काफ़ी कम हो गए। ओके। इसका कारण है कि जो पॉल्यूशन जो वो इनहेल करते थे वो काफ़ी कम हो गया है, प्लस जो ऐसे वातावरण में जाते थे जिसकी वजह से उन्हें अस्थमा का अटैक आते हों या अस्थमा की शिकायत रहती थी, तो वो सब चले गए, वहां जाना बंद हो गया है। तो फिर और कंपलसरी मास्क पहन लिया तो उस वजह से काफ़ी सारे पेशेंट्स की तबीयत सुधर गई है। जी। इसके साथ साथ अस्थमा कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोविड के लक्षण और अस्थमा के लक्षण लगभग सेम रहेंगे। आप अस्थमा का इलाज ठीक से नहीं कर रहे हैं और इस कोविड के पेंडेमिक में यदि आपको अस्थमा का छोटा अटैक भी आया तो सबसे पहले आपको कोविड का टेस्ट या ट्रीटमेंट कराने जाना पड़ेगा, जिससे अस्थमा का ट्रीटमेंट लेट हो सकता है। इसलिए आप अपना अस्थमा का ट्रीटमेंट, भले आपको लक्षण बिल्कुल कम हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर के बोले बगैर या पूछे बगैर आप बंद मत करिए। आप ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी लक्षण है तो फिर आप कोविड समझ सकते हैं। दूसरी बात, 2 साल के बाद हम ये देख रहे हैं, 1.5-2 साल के बाद, कि काफ़ी सारे लोग जो डिस्पोजेबल मास्क हैं उसको डिस्पोज नहीं करते हैं, उसको हफ्ते महीनों तक चलाते रहते हैं और वो मास्क इतने गंदे हो जाते हैं, उसके रुए निकलते हैं। तो ये जो मास्क है डिस्पोजेबल, जो N95 है और सर्जिकल मास्क, इसकी वजह से भी उसमें जब इन्फेक्शन होगा या जंतु होगा या हमारे हाथ की या धूल में लगी रहेगी, उससे आपको सर्दी और अस्थमा आपका बढ़ सकता है। तो आपको कपड़े का मास्क यूज करना चाहिए अधिकतर केस में, उसको धोना चाहिए। जब आप हॉस्पिटल या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ काफी लोग रहेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, तो वहां पे आप उसी कपड़े के मास्क पर सर्जिकल मास्क जो ब्लू वाला रहता है या फिर N95 लगा के जाएं और उसके बाद उसको आप डिस्पोज कर दीजिए। यानी कपड़े का मास्क अंदर पहनना है। जी। ओके जी। कपड़े और ऊपर हमें सर्जिकल मास्क लगाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप कुछ आखिर में संदेश देना चाहेंगे हमारी लाइफस्टाइल को लेकर, स्वस्थ रहने के लिए? तो ये जो आपने महंगे के बारे में बताया जी, तो एक बात समझना चाहिए कि जो भी डॉक्टर या हम किसी को गारंटी दे सकते हैं कि आपको 4 या 6 महीने बाद ये इंजेक्शन बंद हो जाएंगे। ओके। लेकिन यदि आप इनिशियल कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, तो आप ये खर्चा करके और आपकी लाइफस्टाइल को ज़्यादा कंट्रोल में लाइए, खान पीन वगैरह में ध्यान रखिए, तो हो सकता है कि 4-6 महीने बाद आपको इंजेक्शन की ज़रूरत कम पड़े जी, या ना भी पड़े। जी जी। ये सारी ट्रीटमेंट के बारे में बात की हमने, अस्थमा को लेकर बात की, मगर एक आम इंसान जो बहुत स्वस्थ है वो ऐसी बीमारियों से लिप्त ना हो जाए, उनको अपनी रोजाना जिंदगी में क्या ख्याल रखना चाहिए प्रिकॉशन के तौर पर? जी, अस्थमा जो है जी, वो बहुत सिंपल भाषा में समझें तो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हुआ। ओके। यदि फैमिली में है 80% ऑफ पेशेंट को एलर्जिक होती है और एलर्जिक जेनेटिक होती है। यदि उसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब उसको रिस्क है जी, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स फेवरेबल हैं, तो उससे अस्थमा के या एलर्जी के अटैक आएगा। कई पेशेंट्स को शुरू होगा किसी एक कारण से और दूसरे कारण से वो अस्थमा का जो लक्षण है वो बढ़ते जाएंगे जी। तो जेनेटिक्स हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो खान पीन है, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मैं मेरी प्रैक्टिस के बारे में बात करूं तो पेशेंटों को तीखा तला हुआ खाने के लिए बिल्कुल ही मना करते हैं और उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। एसिडिटी वाली जो दवाई है जिससे एसिडिटी होती है उसको बंद कराते हैं, क्योंकि एसिड रिफ्लक्स होता है। आजकल हम बिल्कुल स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है लेकिन स्ट्रेस भी है और उस स्ट्रेस की वजह से एसिड या एसिड रिफ्लक्स होता है। स्ट्रेस से अपने आप भी अस्थमा बढ़ता है। तो हो सके उतना स्ट्रेस कम करें, अपने एक्सरसाइज करें, योग, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम वगैरह सब करें, जिससे कि आपके लंग्स की और आपके बॉडी की कसरत हो। और
जो यदि अस्थमा हो तो उसका इलाज आप ठीक से करें, डॉक्टर भी ना करें, क्योंकि डॉक्टर बनने में कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं और लोग 1 महीने में बनने की कोशिश करते हैं। आखिरी बात बड़ी मजेदार कही सर आपने कि डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब। और जैसे कहा डॉक्टर साहब ने कि एक्सरसाइज करें, योग करें, तो एक बात आखिर में ज़रूर कहूँगी, ओम बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुबह सवेरे प्राणायाम करें तो इससे बेहतर और कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती। और हमारी ज़िंदगी को और आसान, बिना किसी रोग के अगर हम जीना चाहते हैं तो इतनी तो हम एक्सरसाइज कर ही सकते हैं। रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में इसे ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खुश रहना भी उतना ज़रूरी है। तो बस खुश रहिए, मास्क पहनकर चलिए, हर बीमारी से बचना है, अभी कोविड से भी बचना है। और VNM के साथ जुड़े रहिए ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए। VNM टीवी का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें OTT प्लेटफॉर्म पर भी। नमस्कार।